स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वह है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। तीनों का जो डिवीज़न है वह इसके कार्य पर आधारित है और इसलिए कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है, मुख्य दायित्व है, वो दायित्व है व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानून या विधान को तथा न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय या निर्देशों की पालना करवाना, उसे लागू करना। प्राथमिक जो है दायित्विक रूप में कार्यपालिका ये कार्य करती है। हम कार्यपालिका के संदर्भ में इस सेक्शन में 2 चीज़ों पर दृष्टि डालेंगे: कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं और कार्यपालिका के चुनाव की पद्धति क्या है। सबसे पहले हम कार्यपालिका के प्रकार पर दृष्टि डालते हैं। कार्यपालिका के प्रकार के रूप में देखेंगे तो पहली जो है प्रकार हमें दिखाई देती है वो संसदीय प्रणाली से उदाहरण लिए गए हैं। इसमें संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका 2 भागों में विभक्त दिखाई देती है। एक को कहते हैं नाम मात्र या संवैधानिक कार्यपालिका और दूसरे कहते हैं वास्तविक या व्यवहारिक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह कोई काम नहीं करता, केवल नाम की कार्यपालिका है। और दूसरी ओर वास्तविक कार्यपालिका, जिसके द्वारा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब नाम मात्र की वैधानिक कार्यपालिका का क्या अर्थ है? वैधानिक कार्यपालिका या नाम मात्र कार्यपालिका का मतलब है कि सारी शक्तियां सैद्धांतिक रूप से उन्हीं में निहित होती हैं और उन्हीं के नाम से इस्तेमाल की जाती है, परंतु इस्तेमाल करना या प्रयोग करना का कार्य जो है वो वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका मुख्य रूप से सम्राट, सम्राज्ञी या राष्ट्रपति या उसके समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा जो है वह रिप्रेजेंट की जाती है, उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो पहले डिवीज़न के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरा है एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका उसको कहते हैं, एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है सारी कार्यपालिका घूमती है, एक व्यक्ति केंद्र में होता है, सारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं, सारे निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हैं और पूरी की पूरी कार्यपालिका उनके ही हाथों में केंद्रित होती है। उसे कहते हैं एकल कार्यपालिका, जिसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के द्वारा जो है 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और इस 4 वर्षों में उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव सा है। सारी कार्यकारी शक्तियां उस राष्ट्रपति में निहित हैं और राष्ट्रपति ही सारे शक्तियों को भोग करता है और सारे कार्यों का उत्तरदायी भी राष्ट्रपति ही होता है। अन्य जो मंत्रिमंडल या जो सदस्य होते हैं वो केवल उनके सहयोगी के रूप में होते हैं और उनके पास जो है जो शक्तियां होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त होती है। तो एकल कार्यपालिका का मतलब है कि एक ऐसी कार्यपालिका है जिसमें एक व्यक्ति ही निर्णायक है और उसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती। ठीक इसके विपरीत बहुल कार्यपालिका है, जहाँ से एक से अधिक सदस्य जो है वो कार्यपालिका को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे सुंदर एग्जाम्पल इसमें स्विट्ज़रलैंड का है, जहाँ 7 सदस्य की कार्यपालिका है और 7 सदस्य का चुनाव वहाँ के विधायिका के द्वारा किया जाता है। केवल चुनाव ही नहीं किया जाता बल्कि 7 व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। 7 व्यक्ति एक दूसरे के पद, सम्मान, प्रतिष्ठा में बिल्कुल समान है, कोई किसी से वरीयता लिए हुए नहीं है। सभी को पोर्टफोलियो जो है वो भी विधायिका के द्वारा ही आवंटित किए जाते हैं और सभी सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी है। केवल जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अल्फ़ाबेटिकल आधार पर 1 वर्ष के लिए एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उसी में से चुना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास कोई निर्णायक अधिकार नहीं होते, केवल बैठक की अध्यक्षता करता है और जो है
समान मत होने पर जो है अपना मत देता है। तो ये बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति शक्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद में एक समान होते हैं। तीसरी जो डिवीज़न है कार्यपालिका के, वो संसदीय कार्यपालिका है या अध्यक्षीय कार्यपालिका। संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका के डिवीज़न का आधार क्या है? संसदीय कार्यपालिका वैसी कार्यपालिका है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के साथ घनिष्ठ संबंध रखती है। घनिष्ठ संबंध का अभिप्राय यह है कि कार्यपालिका संसद के द्वारा ही निकलती है, संसद के द्वारा ही निर्मित की जाती है। यूँ कहे कि संसद के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त नेता को कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है, और वह अपने ही दलों के सदस्यों से जो है वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य बनने के लिए ज़रूरी है कि उससे जो है संसद का सदस्य होना है। तो कहने का मतलब है मंत्रिमंडल का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो मंत्रिमंडल का वही व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो संसद का सदस्य है, या यदि संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से संसदीय कार्यपालिका में संसद और जो है कार्यपालिका के बीच गहरा संबंध है। संसद से कार्यपालिका निकलती है, संसद के प्रति ही कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका का कार्यकाल जो है वो संसद के कार्यकाल पर या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक इसके विपरीत अध्यक्षीय कार्यपालिका है, जिसका विधायिका के साथ कोई संबंध नहीं है, विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। जो विधायिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते, जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। उसी प्रकार से यहाँ जो है कार्यपालिका का जो प्रधान है वो जनता के द्वारा सीधा रिप्रेजेंट किया गया है, सीधा जो है चयन किया गया है, और 4 वर्ष के फिक्स कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इस बीच में उसे हटाना जो है संभव नहीं होता। तो इस तरह से संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका का जो है डिवीज़न दिखाई देता है। चौथा डिवीज़न दिखाई देता है वंशानुगत और निर्वाचित। हम सभी जानते हैं एक वो कार्यपालिका है जो वंशानुगत है, जैसे मोनार्की राजतंत्र में होता है, जैसे खास करके कि ब्रिटेन में, जापान में जो नाममात्र कार्यपालिका है वो वंशानुगत है। पिता के बाद पुत्र या पुत्री, या उसके बाद उसका पुत्र और पुत्री, इस प्रकार से जो है कार्यपालिका का पद जो है वह दिया जाता है। दूसरी ओर जो है मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसी कार्यपालिका है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। तो ये चौथे प्रकार का डिवीज़न है। 5वें प्रकार के डिवीज़न में हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, गैर राजनीतिक कार्यपालिका, या अस्थायी कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका। मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल है जो निश्चित कार्यकाल के लिए चुन करके आता है, राष्ट्रपति है, उसे हम राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या उससे अधिक साल के लिए, जैसा भी निर्धारण किया गया है संविधान में, उस तरह से चुन करके आता है। और जबकि दूसरी ओर जो परमानेंट कार्यपालिका है, जो स्थायी कार्यपालिका है, वो मुख्य रूप से जो है वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें व्यक्ति एक निश्चित जो है प्रक्रिया का भाग बनते हुए इस सेवा में चयनित होते हैं, और लगभग आजीवन जो है वो इस सेवा से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से स्थायी कार्यपालिका है। तो ये तो रहा कार्यपालिका के प्रकार या कार्यपालिका का डिवीज़न। अब दूसरे भाग की तरफ चलें। कार्यपालिका का चयन किस प्रकार से होता है, किन किन माध्यमों से चयन होता है? तो पहली चीज़ जो है वो है आनुवांशिक, हेरेडिटरी। कार्यपालिका में जो है यदि पिता कार्यपालिका अध्यक्ष है तो उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। यदि यह चयन की प्रक्रिया है तो इसे आनुवांशिक, हेरेडिटरी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा तरीका है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है,
फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। जितने भी नागरिक हैं वह उसके चुनाव में भाग लेते हैं और इसके दो राउंड हो सकते हैं। यदि पहले राउंड में यदि 50% से अधिक मत यदि किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले ऊपर से 2 व्यक्ति होते हैं उनको जो है उनके दोनों के बीच जो है दोबारा चुनाव कराया जाता है ताकि जिसे 50% अधिक मत प्राप्त हो वह राष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया जाए। तो कहने को वाली जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जैसे जो है कार्यपालिकाएं आती हैं जहां जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक चुनावी विद्यालय का गठन होता है और चुनावी विद्यालय में उतने सदस्य होते हैं जिसका एक फॉर्मूला है जिसमें प्रतिनिधि सभा के सदस्य प्लस सीनेट के सदस्य और प्लस जो वहाँ 3 सदस्य जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC से आते हैं उनको मिला करके ये 538 सदस्यों का चुनाव किया जाता है पूरे अमेरिका से और ये 538 सदस्य मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो वहाँ पर जो चुनाव की प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष है। देखने में भले ही प्रत्यक्ष लगती है लेकिन वहाँ पर अप्रत्यक्ष है। पहले नागरिकों के द्वारा सीधे चुनाव विद्यालय का चयन किया जाता है और चुनाव विद्यालय के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक उसी तरह भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले लोग हैं मुख्य रूप से दो स्तर के लोग हैं। एक केंद्र की संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित है और दूसरी ओर राज्य की विधानसभाएं। सभी राज्य की विधानसभाओं के सदस्य और संसद के सदस्य मिल करके भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये लोग पहले से जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं और जब चुने जा रहे होते हैं तब भी जो है वोटर को ये पता होता है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब जो है ये लोग मिलकर के भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। व्यवस्था चौथी जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है वह है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित। व्यवस्थापिका के द्वारा हम जानते हैं इसे विधायिका व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के द्वारा जो है चुन करके आते हैं। लेकिन ये जो है व्यवस्थापिका के द्वारा चयन की प्रक्रिया है, चुनाव नहीं है। व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन का अर्थ क्या है यहाँ पर कि व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका को चुनती है। यहाँ पर चुनने का काम जो है व्यवस्थापिका के द्वारा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो फिर से स्विट्जरलैंड का है जहाँ कार्यपालिका के 7 सदस्यों का चुनाव जो है 4 वर्षों के लिए वहाँ की विधायिका की संयुक्त बैठक में जिसमें दोनों ही सदन शामिल हैं, दोनों मिल करके 7 सदस्यों का चुनाव करती है। 7 सदस्यों का न केवल चुनाव करती है बल्कि जो है 7 सदस्यों का चुनाव बल्कि इन 7 सदस्यों के बीच विभागों का आवंटन भी करती है और जो है प्रत्येक वर्ष जो है इनसे रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करती है और यदि इन्हें अक्षम पाया गया तो इसे पद से हटा भी सकती है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था है। और अंतिम एग्जाम्पल है मनोनयन के द्वारा। मनोनयन के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है जैसे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो मनोनीत की जाती है, मनोनयन के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से और इससे और एग्जाम्पल है जैसे आज़ादी से पहले भी जो है भारत में जो वाइसराय गवर्नर जनरल हुआ करते थे इनका भी जो है मनोनयन जो है सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो ये जो मनोनयन की प्रक्रिया है, मनोनयन के द्वारा भी जो है कुछ कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो आज के दिन इतना ही। हम अगले क्लास में कार्यपालिका के कार्य की चर्चा करेंगे।